दोस्तों जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं कुछ शॉर्ट फॉर्म के बारे में, ठीक है। और करीब 20, 25, 30 है, तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट करेगा। जैसे अगर कभी प्रश्न पूछता है ना, तो ऐसे पूछता है वीवीपैट में पी जो है वो उसका क्या मतलब है, तो पेपर है ना। पहले ऐसा नहीं पूछता था, लेकिन आजकल ऐसे पूछने लगा है, ठीक है। फिर अभी बहुत सारी योजनाएं से संबंधित भी प्रश्न पूछता है कि जैसे FSSAI है, उसका I फॉर तो इंडिया ही है, लेकिन पहला S का मतलब क्या है, ऐसा पूछेगा तो सेफ्टी। दूसरा S का मतलब स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न पूछता रहता है, ठीक है। वीडियो में हम आगे बढ़े इससे पहले अगर पसंद आए तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट के माध्यम से कुछ लिख सकते हो, कुछ पूछ सकते हो, ठीक है। जवाब आपको 100% मिलेगा। तो शुरुआत करेंगे हम INDI अलायंस से, ठीक है। जो कांग्रेस समर्थित दल है उनका अलायंस है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। एक्चुअली ये पहले एक और गठबंधन था UPA, है ना। जैसे NDA है बीजेपी का, और NDA मतलब बीजेपी और उसके समर्थित दल, उसी तरह कांग्रेस और उसके समर्थित दल UPA है। लेकिन इससे काम नहीं बना, है ना। इसमें लगता है सबको कि कांग्रेस ज़्यादा बलवान हो जाता है ना। तो शायद इसलिए नया गठबंधन बना, ठीक है, UPA के साथ एक और गठबंधन। चलो आगे बढ़ते हैं, इतना दिमाग नहीं लगाना, बस थोड़ा सा याद रख लेना है। SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। GSLV देखो एक बार में याद नहीं रहेगा, ठीक है, 2-3 बार पढ़ोगे उसके बाद ये आसानी से याद नहीं होता, क्योंकि अभी नाम अजीब है ना इसका, ऐसे नहीं याद रह सकता आसानी से, ठीक है। जैसे राहुल वर्धन या नरेंद्र मोदी याद रह जाएगा, है ना। नरेंद्र गांधी जोड़ोगे तो अजीब लगेगा, है ना। तो उसी तरह ये है क्या, 2-3 बार जब पढ़ोगे ना तो याद रह जाएगा अपने से, ठीक है। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जियोन साइक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अच्छा, GSLV और PSLV में क्या है, वैसे तो ये लॉन्च व्हीकल है, लेकिन जियो साइक्रोनस और पोलर में क्या अंतर है। पोलर का मतलब जो पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी है अपनी अगर मान लेते हैं, तो जो ऐसे घूमता है ना वो है पोलर सैटेलाइट। पोलर है ना, यहाँ पे पोल है, ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, जो ऐसे घूमता है वो है जियो साइक्रोनस, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। एड्स, इसके बारे में हमेशा पूछता रहता है ना कभी देखने को मिलेगा। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसमें एक से याद रखिएगा, और ये वायरस जनित रोग है, ठीक है। ये भी कई बार पूछता है। ChatGPT अभी हाल में चर्चे में है, चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर, ठीक है। आप कुछ भी, मुझे नहीं पता इसका कैसे यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसे बोलते हैं कि इसमें जाके अगर आप अपने बारे में जो भी चीज़ आपको टॉपिक से रिलेटेड कुछ लिखना है, पढ़ना है, बोलना है, कहीं पे मान लेते हैं स्वतंत्रता दिवस पे कुछ बोलना है, तो ऐसा है, उसमें सर्च करके लिख दो तो पूरे डिटेल में आ जाता है ना। ऐसा करके व्यवस्थित है एकदम से। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। ये तो हमेशा सदाबहार है, इसमें पूछता रहेगा कभी ना कभी। R फॉर रीजनल, ठीक है, याद रखना। दक्षेस भी बोलते हैं इसको हिंदी में। कोविड, कोरोना वायरस डिजीज, ये तो इम्पोर्टेंट है भी और आसान भी है ना। CAB और CAA बहुत चर्चे में था, तो ये पूछा जा सकता है ना। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल और एक्ट, ठीक है, ये क्या है, तो 2014 से के पहले, है ना, 2014 1 जनवरी से पहले जितने भी शरणार्थी के रूप में भारत में रहे थे, ठीक है, अल्पसंख्यक भारत के पड़ोसी देशों का, जिसमें अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, वो भारत के नागरिक हो जाएंगे, ठीक है। उनको आवेदन देने की ज़रूरत है, ठीक है, याद रखना। अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ हिंदू, ईसाई और सिख से है, ठीक है। मतलब अल्पसंख्यक मतलब मुस्लिम नहीं, क्योंकि वो वहाँ से प्रताड़ित हैं, ठीक है, इसलिए। और कहीं ना कहीं वो हमारे देश के हैं, भारत बंटवारा हुआ, लेकिन उनकी किस्मत का बंटवारा थोड़ी हम कर सकते हैं, है ना। NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, ये भी बहुत ज़्यादा छाया रहता है, वो इसलिए
ये होना भी चाहिए एनआरसी, वो इसलिए भी क्योंकि देखो देश है ना, हमको पता होना चाहिए कि कितने लोग कहाँ पे रह रहे हैं, कौन नागरिक है कौन नहीं नागरिक है। जैसे अपने घर में है ना, हम अपने घर में अगर मान लो, ऐसे तो हम नौकर नहीं रखते, लेकिन नौकरों की लिस्ट रखेंगे कि नहीं रखेंगे बताओ, 10 है कि 5 हैं कि 6 हैं, है नहीं। तो हमको पता होना चाहिए कि सदस्य कितने हैं और बाहर के कितने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये तो पता होना ही चाहिए और होगा ही ज़्यादातर लोगों को, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वीवीएट और वीवीपैट और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इन दोनों बहुत ज़्यादा अभी चर्चे में रहता है। हारे तो ईवीएम पे फोड़ देते हैं, है ना, और जीते तो भैया जीत गए हम। तो याद रखना, एक चीज़ हमेशा याद रखना, गुमराह मत नहीं होना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट में क्या है, वो पहले तो इसका फॉर्म देख लेते हैं। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वीवीपैट में वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। इसमें क्या होता है, जब आप वोटर मशीन में अपना बटन दबाते हैं ना, मान लेते हैं कि किसी ने कांग्रेस को दिया, किसी ने बीजेपी को दिया या समर्थित दल किसी को दिया, तो वीवीपैट में दिखता भी है, ठीक है, कि किसको वोट दिए हो आप, पहली बात। और दूसरी बात, जो पेपर उसमें छप के जमा होता है उसकी भी गिनती होती है कई जगहों पे, ठीक है, 10% या उससे अधिक जगहों पे इसकी गिनती और मैचिंग भी होती है, ठीक है। तो ये बेवकूफ़ बनाने का काम चल रहा होता है, ठीक है। चलो, क्योंकि आम जनता को इतना ज़्यादा टेक्निकल चीज़ हमेशा नहीं पता होता ना, सीधी बात है, ठीक है। या ये चीज़ अगर मैं भी नहीं पढ़ा होता तो मुझे भी नहीं पता होता, है ना। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नोटा, नन ऑफ द एबव, ठीक है। ये भी क्या है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये लागू हुआ है, ठीक है। एनडीए, अभी मैंने कहा था ना बीजेपी समर्थित दल, तो एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ये INDIA जो अलायंस है उसी का अपडेटेड वर्जन कर सकते हो, क्योंकि ये जो है वो ख़त्म हो गया एक तरह से, ठीक है। तो एक नया लेकर के आए। IRCTC, तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ठीक है। इससे ये तो सदाबहार है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ पूछता रहेगा, ठीक है। FSSAI, तो फूड सेफ्टी, है ना, स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखना। MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU मतलब जब कभी दो देश या दो कंपनियां एक समझौता करती है ना, तो MOU पे हस्ताक्षर होता है, इसी को बोलते हैं समझौता, ठीक है, याद रखना है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ODF, ओपन डेफिकेशन फ्री और ओपन डिफेक्शन फ्री, ठीक है। NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, याद रखना। पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है। पेटा, पीपुल ऑफ इथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स, ये जानवरों से संबंधित है कानून, पेटा। नेफ्रा, नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी, रेरा, देखो ये है ना, आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, 2-3 बार जब आप देखोगे तो याद रह जाएगा, ठीक है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। FATF के बारे में बात कर चुके हैं कई बार। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये फाइनेंस से रिलेटेड पूरे देश में गतिविधि का ध्यान रखता है, वॉचडॉग बोलते हैं इसको, वॉचडॉग, ठीक है। जो पैसा आ रहा है वो पैसे का कहीं आतंकवादी गतिविधि में या उसको वित्त पोषित करने के लिए तो नहीं खर्च हो रहा है, इन चीज़ों का ध्यान रखता है वो। UNHRC, ह्यूमन राइट्स कमीशन है ये, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ठीक है। GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भीम भी सदाबहार प्रश्न है, ये पूछा जाएगा जरूर, ठीक है। भारत इंटरफेस फॉर मनी, अभी UPI लागू करने वाला, भारत UPI लागू करने वाला मलेशिया, ये मालदीव देश बना है एक, ठीक है, याद रखना। मालदीव में भी हाल में लागू हुआ है UPI, भारत UPI। आसियान, ये भी सदाबहार प्रश्न एक तरह से, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, 10 सदस्य देश हैं, एक बार आप जरूर चेक कर लेना इसको, ठीक है। STTP, ये भी पूछता रहता है हमेशा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, इससे रिलेटेड एक बार प्रश्न मुझे पूछा था रेलवे ग्रुप D में, ठीक है, याद रखना। मुझे क्या पूछा था,
वो हाथ है ना, हाथ हाइपर टेक्स्ट में वो कैसा आ जाता है, मतलब हाथ नहीं, सॉरी, हाथ बन जाता है माउस, है ना, याद रखना। PCS तो प्रोविंशियल सिविल सर्विस, ठीक है। और BARC के बारे में हम बात करते रहते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है, ट्रॉम्बे में इसका मुख्यालय है। UPI यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, ठीक है। अभी हम इसके बारे में बात किए थे कि ये मालदीव लागू किया है भारत UPI। NEFT और IMPS ये मेथड है ट्रांसफ़र करने के लिए पेमेंट का, ठीक है। ऐसा नहीं दिखता सीधे बैंक से, अब जब ट्रांसफ़र करते हैं ना तब दिखता है, कुछ किसी एक में इनमें से क्या है, चार्ज भी कटता है, ठीक है। आप एक बार ज़रूर चेक कर सकते हो, ठीक है, ये सर्च कर सकते हो, थोड़ा अच्छा रहेगा। NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र और IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है, याद रखना। RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। IFSC कोड हमेशा देखते रहते हो आप, है ना, पूछता रहता है बैंक में भी, कभी कुछ फाइनेंशियल कुछ करो तो, है ना, तो याद रखना क्या है, तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। नासा किसका है, तो अमेरिका का है ना। इस तरह का स्पेस एजेंसी जितने भी हैं उसके बारे में हम बात कर चुके हैं, आप चाहो तो देख सकते हो, अन्यथा इधर देखते सीधा आगे बढ़ते हैं। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, याद रखना किसका है, अमेरिका का। और अपना क्या है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। नेक्स्ट है NCERT, है ना, ये भी सदाबहार प्रश्न है, हमेशा पूछता रहता है, ठीक है, देख लो एक बार। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। अब आ जाते हैं करंट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोपहर 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अवसर पर कजान में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। एक्चुअली प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंच गए हैं रूस, ठीक है, क्यों भाई, तो ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है 16वां, ठीक है। 2009 में इसका गठन हुआ था पहली बार, याद रखिएगा, जब भी कितने देश थे, तो सिर्फ ब्रिक था, उसमें ब्रिक, ब्राज़ील, रसिया, भारत और चाइना, ठीक है। बाद में साउथ अफ्रीका जुड़ गया और अभी 4 देश और शामिल हुए हैं, ठीक है। 2 मैं बोलता हूँ, 2 आप बताए ना, इथियोपिया और ईरान, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी अभी चाइना के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता करने वाले हैं और ईरान के साथ भी कर चुके हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पढ़ते हैं क्या कर रहे हैं वहाँ पे। तो रूस के साथ हुआ है जो वार्ता, उसके साथ क्या हुआ। इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रूस की उनकी हालिया यात्रा उनके बीच घनिष्ठ समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाती है और कजान में एक नया दूतावास खुलेगा, किसका, वाणिज्य का, भारत का, ठीक है। कजान में नए वाणिज्य दूतावास खुलने से दोनों देशों के बीच संबंध और बेहतर होंगे, ठीक है, याद रखना। भारत सरकार वहाँ पे क्या करेगी, एक वाणिज्य दूतावास खुलेगा व्यापार से संबंधित, ठीक है, याद रखना। ठीक, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। अच्छा, इसका थीम क्या है, विषय क्या है इसका, है ना, कल हम बात किए थे वैसे ब्रिक्स का, लेकिन इस फिर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे क्या है, बहुत लंबा सा है, एक बार सुन लो सिर्फ। न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। पूछेगा नहीं, है ना, लेकिन क्या पता, इतना लंबा सा तो लिखने में भी मुश्किल है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना। न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना, ये किसका थीम है, ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ब्रिक्स सम्मेलन 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे हो रहा है, कजान में, रसिया में, ठीक है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत और सिंगापुर ने उद्योग सहयोग को बढ़ाने के लिए, एक्चुअली सिंगापुर के जो रक्षा मंत्री हैं, है ना, वो भारत आए हुए हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं उसके बारे में। भारत और सिंगापुर ने उद्योग सहयोग को बढ़ाने के लिए सहमति जताई है और ख़ासतौर पर ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में, ठीक है। तो किस में ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक चीज़ों में, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम क्या कर रहे हैं, सहयोग बढ़ा रहे हैं दोनों देशों के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सिंगापुर के रक्षा मंत्री कौन है, तो डॉक्टर NG इंग हेन, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है नाम, फिर भी याद रख लो।
कहाँ पे हुआ है? आज नई दिल्ली में छठी भारत सिंगापुर रक्षा मंत्रिस्तरीय वार्ता का सह अध्यक्षता की। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नई दिल्ली में छठी भारत और सिंगापुर का रक्षा मंत्रिस्तरीय वार्ता सह अध्यक्षता की है। तो ये हुआ कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है, याद रखना। अभी थोड़ा सा बात कर लेते हैं सिंगापुर के बारे में। तो सिंगापुर जो है वो दक्षिण एशिया का देश है। अगर आपको पता हो तो बढ़िया, नहीं है तो सुनो। आसियान है ना, आसियान अभी जो हम पढ़े थे, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, है ना, तो ये उसका सदस्य है सिंगापुर। और ये कहाँ पे है? तो आसियान मतलब क्या बोलते हैं इसको? साउथ ईस्ट एशियन है, दक्षिण एशिया का देश है। ठीक है, राजधानी क्या है? तो सिंगापुर का सिंगापुर सिटी, सिंगापुर सिटी। ठीक है, करेंसी क्या है? तो सिंगापुरियन डॉलर। डॉलर तो है लेकिन अमेरिका वाला नहीं, अपने देश का, उसका खुद का। ठीक है, अच्छा, राष्ट्रपति कौन है? थर्मन सनमुगरत्नम। ठीक है, थर्मन सनमुगरत्नम। ठीक है, याद रह जाएगा। ठीक, अच्छा, वहाँ के राजदूत, मैंने कहा जब भी देश के बारे में पढ़ेंगे तब से राजदूत के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे ना। राजदूत कौन है वहाँ पे? तो शिल्पक। ठीक है, शिल्पक अम्बुले। ठीक है, शिल्पक अम्बुले। अच्छा, रसिया का पढ़े थे इससे पहले ना। रसिया के कौन है? तो विनय कुमार, याद रखना। ओडिशा सरकार ने, एक्चुअली ओडिशा में क्या दाना तूफान आने वाला है। ठीक है, ये शुक्रवार तक आएगा। अभी उसकी तैयारी पूरी कर ली गई है और तैयारी चल ही रहा है लोगों को वहाँ से निकालने का, है ना। खास करके कहाँ पे आएगा? तो ये बालासोर में आएगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं थोड़ा सा। ओडिशा सरकार ने दाना से बुरी तरह प्रभावित होने वाले संभावित इलाकों से लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया है। यह 6 IAS अधिकारियों को 6 जिलों में राहत और बचाव कार्यों का प्रभार दिया गया, जो इस भीषण चक्रवात से प्रभावित होने की संभावना। 14 तटीय और पड़ोसी जिलों से सभी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय कल से 3 दिनों के लिए बंद रहेंगे, जबकि सभी निर्धारित परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। ठीक है, और बहुत सारी ट्रेनें भी कैंसिल कर दी गई है। राज्य सरकार में जो डॉक्टर तैनात हैं सबकी छुट्टी भी कैंसिल कर दी गई है। ठीक है, अभी उड़ीसा आ गया है तो उड़ीसा का थोड़ा सा देख लेते हैं। मुख्यमंत्री कौन है? तो मदन चरण मांझी, है ना, मदन चरण मांझी, याद रखना। गवर्नर कौन है? तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के रघुबर दास। ठीक है, याद रखना, हो गया। अगर वहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या बात करें तो 21 है और विधानसभा सीटों की संख्या 147। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जब भी मंत्री के बारे में आता है तो हम मंत्री के संसदीय क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो गुना क्षेत्र से आते हैं, गुना लोकसभा क्षेत्र, मध्य प्रदेश। ठीक है, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है 4G सेवा शुरू होने के बाद से पिछले 6 महीनों में, 4G सेवा का मतलब BSNL का, ठीक है, तो BSNL का 4G सेवा शुरू होने से 6 महीने में भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के ग्राहकों की संख्या 75 लाख से 180 लाख हो गया है, मतलब 1 करोड़ 80 लाख हो गया है। ठीक है, याद रखना। और BSNL के नए लोगों को लॉन्च किए हैं, ठीक है, नया लोगो आया है और 7 सेवाओं का अनावरण किए हैं। ठीक है, तो सेवा के बारे में देखते हैं क्या क्या है। तो पहले लोगो देख लो भाई, ये अपना पुराना लोगो है, सब देखे होंगे, है ना। अभी ये नया है, ठीक है, सेम वैसे ही है, बस रेड हो गया है और भारत का मैप हो गया है। ठीक है, याद रखना। तो भारत इसमें क्या क्या है, तो BSNL ने 7 नई पहल शुरू की है, जिसमें स्पैम फ्री नेटवर्क है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लो। बस नेशनल वाईफाई रोमिंग, ठीक है, IFTV, एनी टाइम सिम, कियोस्क, डायरेक्ट टू डिवाइस सर्विस, पब्लिक प्रोटेक्शन एंड डिजास्टर रिलीफ और फर्स्ट प्राइवेट 5G इन माइंस। ठीक है, अभी 5G लॉन्च होने वाला है, ठीक है, जब तक जियो और एयरटेल 6 कर दें। ठीक है, हॉकी में भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने आज शाम सुल्तान जोहर कप, देखो सुल्तान जोहर कप होने वाला है। एक्चुअली इसको इसलिए शामिल किया है
ये तो इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन सुल्तान जोहर कप किस खेल से संबंधित है, ऐसे प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो हम भविष्य में ऐसे प्रश्न लेके आएंगे। ठीक है, ऐसे वीडियो कि कौन सा खेल से संबंधित कौन सा कप है, क्योंकि पूछता है ऐसे। ठीक है, जैसे डूरंड कप है, संतोष ट्रॉफी है, ऐसे पूछता रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सुल्तान जोहर कप किससे संबंधित है, तो हॉकी से है। ठीक है, हॉकी से है। ठीक है, तो भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने आज शाम सुल्तान जोहर कप के ग्रुप चरण के मैच में मेजबान मलेशिया को 4-2 से हरा दिया भारत ने। ठीक है, मलेशिया में हो रहा है ये क्या, सुल्तान जोहर कप। ठीक है, अच्छा इसके मुख्य कोच कौन है, तो PR श्रीजेश। PR श्रीजेश कौन है आपको पता होगा तो बता दूं मैं, भारतीय जो हॉकी टीम है अभी ओलंपिक में कांस्य पदक जीती जो 2024 पेरिस ओलंपिक में, इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में भी हम जीते थे क्या, कांस्य ही। ठीक है, तो उसके ये कौन है भाई, तो ये जो है वो समापन समारोह में मनु भाकर के साथ में थे। ये भी मतलब समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक PR श्रीजेश ही थे और और मनु भाकर थी। ठीक है, दो प्रश्न हो गए। उसके साथ साथ ये गोलकीपर भी हैं थे मतलब, और इन्होंने खेलने के बाद ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद ये जो है वो संन्यास की घोषणा भी कर दी है। ठीक है, और ये आते कहाँ से हैं, केरल से। ठीक है, मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें हम इसमें बोल दी है। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान ने श्री करतारपुर साहिब, देखो उस करतारपुर साहिब कॉरिडोर जो है ना वो कब खुला था, तो आज से 5 वर्ष पहले। ठीक है, 24 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी हमारे सिख भाइयों के लिए। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर समझौते, ये पूछा जा सकता है क्योंकि हाल में अभी 5 वर्ष के लिए इसकी वैधता जो है वो बढ़ा दी है भारत सरकार और पड़ोसी देश अपना पाकिस्तान। ठीक है, उससे उनका फ़ायदा है ना, आर्थिक रूप से उनका ही फ़ायदा है। हमारा तो ये है कि हमारे भाइयों के लिए वो मतलब वहाँ पे जाएंगे, पूजा वगैरह जो भी है वो करते होंगे, वो कर सकते हैं और अपना गुरुद्वारा जा सकते हैं बस, बाकी तो उनको आर्थिक रूप से उनका फ़ायदा है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान ने, और इसमें क्या है, बिना वीज़ा लिए हम जाते हैं, दर्शन करके वापस आ सकते हैं। ठीक है, भारत और पाकिस्तान ने श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर समझौते की वैधता को 5 साल की अवधि के लिए बढ़ाने पर सहमति जताई है। ठीक है, करतारपुर साहिब कॉरिडोर के माध्यम से भारत से गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर नरोवाल पाकिस्तान तक तीर्थयात्री की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए 24 अक्टूबर 2019 को इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, कहाँ पे, तो करतारपुर साहिब कॉरिडोर के माध्यम से भारत के गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर और पाकिस्तान का कौन सा है, तो नरोवाल पाकिस्तान तक। ठीक है, याद रखना, नरोवाल पाकिस्तान और भारत का करतारपुर अभी हाल में बढ़ा दिया गया 5 वर्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश में अमरावती ड्रोन शिखर सम्मेलन हुआ है, हम कल भी बात कर रहे थे इसके बारे में। 2 दिवसीय है ये, राष्ट्रीय स्तर का है। ठीक है, 2024 में कल 2 दिवसीय ड्रोन शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के दिन कौन कौन था, तो अपने नागरिक उड्डयन मंत्री है ना, और मुख्यमंत्री भी थे आंध्र प्रदेश के। ठीक है, अच्छा नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, तो किंजरापू है ना, पूरा नाम एक बार जरूर चेक कर लेना, राम नायडू किंजरापू करके, बहुत लंबा नाम है। ठीक है, किंजरापू। ठीक, ये आते कहाँ से, तो श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश से। ठीक है, और मुख्यमंत्री तो चंद्रबाबू नायडू, राज्यपाल कौन, तो S अब्दुल नज़ीर। ठीक है, S अब्दुल नज़ीर, और लोकसभा सीटों की संख्या 25 और 175 विधानसभा सीटों की संख्या। ठीक है, अब यहाँ पढ़ते हैं क्या है। कल 2 दिवसीय ड्रोन शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के दिन ड्रोन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उद्यमियों, निवेशकों और उद्योग विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं की महत्वपूर्ण उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य आंध्र प्रदेश में ड्रोन प्रौद्योगिकी में निवेश को बढ़ावा देना है। ठीक है, मतलब ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए क्या हो, वहाँ पे खूब सारा पैसा आए और निवेश हो। ठीक है, सीधी बात है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, पैसा तो आएगा, उसके बाद उद्देश्य क्या है, तो प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया के दृष्टिकोण को गति देना है। मेक इन इंडिया है ना, भारत में बने। ठीक,
इस सम्मेलन में भारत का सबसे बड़ा ड्रोन शो भी आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में भारत में अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन शो भी आयोजित किया गया, जिसमें 5000 से अधिक ड्रोन एक साथ उड़े और ड्रोनों ने 5 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। ठीक है, तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गिनीज बुक में शामिल भी हुआ। ठीक है, याद रखना इन बातों को। मध्य प्रदेश सरकार ने नाबालिग बलात्कार पीड़ितों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो ये निर्भया जो फंड है उससे मिलेगा इनको फ़ायदा। आगे बढ़ते जाते हैं। पहले इस योजना का उद्देश्य यौन अपराध के पीड़ितों को पोस्को अभियान के तहत संरक्षण प्रदान करना और केंद्र सरकार के निर्भया कोष से वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ठीक है, मतलब केंद्र सरकार के पास जो पैसा है उससे राज्य सरकार के पास लेके आना है। ठीक है, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि मुख्यमंत्री जो होता है ना, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिएगा रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री के साथ उनका संबंध बढ़िया है ना। तो ऐसे काम करते रहना है और केंद्र सरकार से पैसा जो भी सुविधा है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन होना चाहिए हमारे साथ, है ना, राज्यों के बीच। तो वो देखने को मिलेगा यहाँ पे। देखिए आप, निर्भया कोष से क्या है, वित्तीय फ़ायदा उठाना है और जो हमारे पीड़ित शोषित लोग हैं उनको बेनिफिट हो, सीधी बात है। ठीक है, तो याद रखना। मध्य प्रदेश में कैबिनेट की बैठक में मिशन वात्सल्य, ठीक है, इस प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा गया है, तो मिशन वात्सल्य प्रोजेक्ट नहीं कहेंगे, एक योजना है जहाँ पे जो नाबालिग बच्चियों के साथ रेप होता है उनको लाभ पहुँचाने के लिए मिशन वात्सल्य एक योजना लॉन्च किया गया है, जिसके में दुष्कर्म पीड़ितों को शिक्षा, पुलिस सहायता, प्रसूति सहायता, नवजात शिशु देखभाल, मनोवैज्ञानिक परामर्श, कानूनी सहायता, ये सारी सुविधाएं उनको दिलाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, याद रखना। इसके तहत जो कलेक्टर होंगे उनको 10 लाख रुपया हर जिले में मिलेगा। ठीक है, अच्छा, मध्य प्रदेश का नाम आया है तो मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा सा है ना। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तो पता होगा, डॉक्टर मोहन यादव है ना। राज्यपाल कौन है वहाँ पे, तो मंगू भाई छगन भाई पटेल। ठीक है, मंगू भाई छगन भाई पटेल, याद रखिएगा। लोकसभा सीटों की संख्या 29 और विधानसभा सीटों की संख्या 230। आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट में भारत ए आज शाम कल अल अमराट जो है ना, वो कहाँ पे है, ओमान में। ये मैच हो रहा है कहाँ पे, तो ये मैच भी पढ़ते हैं पहले एक बार। क्रिकेट में कहाँ चला गया, क्रिकेट में भारत आज शाम कल अमराट क्रिकेट ग्राउंड पर ACC पुरुष T20 इमर्जिंग टीम एशिया कप में, कौन सा है ये, तो ACC मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, एशियन क्रिकेट काउंसिल पुरुष T20 इमर्जिंग टीम एशिया कप। ठीक है, किसके लिए हो रहा है, तो ACC पुरुष T20 इमर्जिंग टीम एशिया कप। ACC मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, ये हो कहाँ रहा है, तो ओमान में कहाँ पे, तो अल अमराट में। ठीक है, अल अमराट। ठीक है, तो बाकी देखते हैं जब होगा तो, जबकि मेज़बान ओमान ने टूर्नामेंट में अभी तक भारत जो है वो अपराजय रहा है। ठीक है, अब नाम ओमान का आया है, तो ओमान की राजधानी कहाँ पे है, मस्कट। ठीक है, अच्छा, वहाँ की करेंसी क्या है, तो ओमानियन रियाल। ठीक है, उसके बाद वहाँ के सुल्तान कौन है, तो हैथम बिन तारिक अल सईद। ठीक है, हैथम बिन तारिक अल सईद। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इतना ही। वीडियो पसंद आए तो हमारे साथ बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर, जय हिंद।